7 मई 2026 ये तारीख भारतीय संसदीय इतिहास में जरूर लिखी जानी चाहिए, क्योंकि दो राज्यों के राज्यपाल ने ऐसे फैसले लिए हैं जिसको लेकर के आने वाले दिनों में कई सवाल और राज्यपाल की भूमिका पर खड़े होंगे। दरअसल पिछले दिनों 4 मई को जब चार राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो मतदान हुआ था उसकी मतगणना हुई थी, और इन चारों ही राज्यों में रिजल्ट कई जगहों पे आशा के अनुरूप तो कहीं पे चौंकाने वाले मिले थे। चुनाव पुदुचेरी यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे भी हुआ था। लेकिन आज चर्चा केवल दो राज्यों की, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की। दरअसल पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा यानी जिसके लिए चुनाव हुए थे उसकी गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। गुरुवार को चुनाव आयोग ने नई विधानसभा के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी और रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी, जिसके बाद राज्यपाल ने बेहद अहम फैसला लेते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया। मामला तमिलनाडु से भी आया, जब तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी टीवी के, उसके मुखिया और जो संभावित मुख्यमंत्री के रूप में कहे जा रहे हैं विजय थलपति को सरकार बनाने के दावे के बावजूद अब तक नहीं बुलाया है। और उल्टा उन्होंने, राज्यपाल ने यह कह दिया है जो पहले आप 118 विधायकों के समर्थन पत्र लेकर आइए, फिर आपको नई सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। ये बेहद चौंकाने वाला निर्णय है। यदि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे देने से इनकार करने के बाद कई सवाल खड़े हो गए, जो क्या उन्हें इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए जब चुनाव वो हार गई थी, और राजभवन ने इस पे, या लोक भवन जिसे अब कहा जाता है, इस पे कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी और वो इंतजार 7 मई तक का किया गया, तो सवाल तमिलनाडु में भी राज्यपाल की भूमिका पर उठे। जो आखिर राज्यपाल कौन होते हैं? जो काम विधानसभा के अंदर होना चाहिए वो राजभवन कैसे तय कर सकता है? मामला बहुमत साबित करने का। किसी भी सरकार को अपना बहुमत उसके पक्ष में है या नहीं है, किसी मामले में उसके पक्ष में बहुमत है या नहीं है, यह तय या तो संसद के अंदर होता है या फिर विधानसभा के अंदर होता है। जैसे, या जैसा आप कह सकते हैं जो हमने पिछले महीने संसद में पेश हुए थे महिला आरक्षण कानून से संबंधित 131वें संविधान संशोधन विधेयक के दौरान देखा था। वहां पे ही यह तय हुआ, जो सरकार के पास इस संविधान संशोधन को पारित कराने के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं था, और वो मामला या वो बिल जो था वो संसद के अंदर गिर गया था और सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। तो क्या उस समय राष्ट्रपति ये कहती, जो सरकार को ये निर्देश देती, जो आप पहले 2/3 बहुमत का आंकड़ा हमारे पास लेके आइए, फिर उसके बाद ये संविधान संशोधन विधेयक आप संसद में पेश करेंगे? तो ऐसी परिस्थितियां तमिलनाडु में क्यों? क्यों राज्यपाल इस बात पे जोर दे रहे हैं जो पहले वो 118 विधायकों के समर्थन पत्र लेकर के आए और उसके बाद ही राज्य में, क्योंकि अब तो चुनाव परिणाम को आए हुए 4 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया। आखिर 4 दिनों के बाद भी नई सरकार के गठन की प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी होती दिख रही है? क्या जानबूझकर राज्यपाल अड़ंगा लगा रहे हैं इस मामले में? सवाल तो उठने ही चाहिए, और खासकर तब जब इसका निर्णय विधानसभा को करना है।
विधानसभा में ये प्रस्ताव आना है, वो विश्वास मत पेश करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे जो भी नेता चुने जाए टीवीके की ओर से, और फिर सदन में उस पर चर्चा होगी, सदन में उस पर वोटिंग होगी, और फिर यह तय होगा जो उनके पक्ष में, विश्वास मत के पक्ष में पूरे पर्याप्त समर्थन है या नहीं है, वोट उनके पक्ष में है या नहीं है। क्या आने वाले दिनों में यह भी अब राज्यपाल तय करेंगे, जो किसी भी सरकार के खिलाफ यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया जाता है या लाने की प्रक्रिया दोहराई जाएगी, तो क्या राज्यपाल पहले ये मांगेंगे जो आपके अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कितने लोग हैं, कितने विधायक हैं, चाहे कितने सांसद हैं, तब उसके बाद यह प्रस्ताव लोकसभा में चाहे विधानसभा में पेश होगा। आज तक यदि ये स्थितियां नहीं बनी, क्योंकि किसी और ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा नहीं पेश किया, तो ऐसे में सबसे बड़े दल होने की परंपरा के अनुरूप टीवीके को नई सरकार बनाने का आमंत्रण क्यों नहीं मिलना चाहिए? संविधान के विशेषज्ञ भी ये बात कहते हैं। आप हमारी सहयोगी श्रेया की वो रिपोर्ट भी आपने देखी होगी, जो विजय की सरकार बनने में देरी क्यों हो रही है? क्या वो सीएम की पद की शपथ नहीं लेंगे, या वो सरकार अब नहीं बना पाएंगे? यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप उस रिपोर्ट को देखिए, उसका लिंक जरूर हम इसके कमेंट सेक्शन में साझा कर देंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा, बहुत ज्यादा दूर आपको नहीं जाना पड़ेगा, उन्होंने कुछ वीडियो पहले ही वो वीडियो बनाया था, जो क्यों और कैसे परिस्थितियां विजय के खिलाफ बनाई जा रही हैं तमिलनाडु में, खासकर जब तमिलनाडु के बड़ी संख्या में लोगों ने स्थापित दलों को सत्ता से बाहर रखा है, और नई उम्मीद, नई सोच, नई ऊर्जा के तहत नए नेतृत्व के प्रति उन्होंने अपना समर्थन जाहिर किया। तो फिर राज्यपाल की ओर से इस तरह का अड़ंगा, क्या वो संविधान की प्रक्रिया के तहत है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत है, या फिर किसी के इशारे पे ये सारी चीजें हो रही है? ये एक बेहद गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल पश्चिम बंगाल से भी खड़े होते हैं। पश्चिम बंगाल से सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि बीते 3-4 दिनों से या 5 दिनों से गृह मंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पे आने वाले हैं नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को लेकर। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से, जब से चुनाव परिणाम सामने आए हैं, उसके बाद राज्य में जो हिंसा भड़की है और जैसे जैसे उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, उसके जद में ज्यादा से ज्यादा एरिया आते जा रहे हैं। अब तो आपने देखा जो कैसे भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी के करीबी या उनके पीए की हत्या तक हो गई है, और फिर भी गृह मंत्री का कोई बयान नहीं आता, कोई एक जिम्मेदारी लेने को सामने नहीं आ रहा है। जो इस तरह की घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? कैसे सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं? डीजीपी कह रहे हैं जो 200 से ज्यादा एफआईआर उन्होंने केवल 48 घंटे में की है। तो एफआईआर से क्या हिंसा की घटनाएं रुक रही हैं? या राज्यपाल ने फिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया? और अब राज्यपाल ने उन्हें बर्खास्त तब किया है जब पुरानी विधानसभा भंग हो चुकी है, यानी उसके कार्यकाल का खत्म हो गया। यदि वो नहीं भी बर्खास्त करते, तब भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहती, या उनका औचित्य नहीं रहता, क्योंकि वो मुख्यमंत्री चुनी ही गई थी पुराने विधानसभा के कार्यकाल में। ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया हो गई। भाजपा के नेता या टीएमसी के भी नेता आरोप एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। भाजपा तो सीधे सीधे शब्दों में कह रही है जो ममता बनर्जी इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार है। लेकिन एक सवाल, क्या चुनाव आयोग पे ये नहीं उठना चाहिए, जो राज्य में अभी भी जब आदर्श आचार संहिता लागू है, उसे खत्म करने की अधिसूचना अब भी जारी नहीं की गई है, तो फिर प्रशासन के मुखिया कौन है? डीजीपी, मुख्य सचिव, गृह सचिव किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? वो किसके निर्देशों को मानने के लिए बाध्य हैं? क्योंकि पिछले दिनों जब चुनाव परिणाम आए थे 4 मई को, तो चुनाव
के ठीक चुनाव परिणाम के ठीक 4 मई की देर शाम मुख्य सचिव की ओर से एक आदेश पत्र भी जारी हुआ था, जिसमें ये कहा गया था जो पुरानी सरकार के आदेशों को मानने के लिए नई सरकार बाध्य नहीं है और वो ऐसे कागजातों को, फाइलों को सुरक्षित रखे जिसके बारे में उसे मिटाया जाने की कोशिश या फिर उसको उन फाइलों को बदलने की कोशिश हो सकती है या उसको हटाने की कोशिश हो सकती है। क्या राज्यपाल 4 दिनों के लिए भी, 2 दिनों के लिए भी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा नहीं सकते थे? क्योंकि अक्सर ये होती है, संवैधानिक परंपरा यही है, जैसा कि केरल में, तमिलनाडु में हुआ है। जो मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, उनकी सरकार चुनाव हार गई है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राज्यपाल ने उनसे अगली व्यवस्था होने तक कार्यकारी बतौर मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने की सलाह दी थी। यदि ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया और उन्होंने घोषणा कर दी, तो राज्यपाल उस दिन ही उनको बर्खास्त कर देते और राज्य में केंद्रीय शासन या राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर देते। शायद इस हिंसा की घटनाओं को कम किया जा सकता था या फिर रोका जा सकता था। तो राज्यपाल ने यह फैसला तब लिया जब नई विधानसभा का गठन हो गया। तो राज्यपाल क्या अपने स्थापित परंपराओं को समझ पाने में, उसका निर्वहन करने में चूक गए? याद रखिए, या मैं आपको या खासकर वैसे दर्शकों को वो उस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो राज्यपाल पश्चिम बंगाल में है वो आर.एन. रवि है। ये वही आर.एन. रवि हैं जो कुछ महीने पहले तमिलनाडु के राज्यपाल हुआ करते थे और तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में जब उन्होंने कई फाइलें राज्य सरकार की, जो वर्तमान में डीएमके की सरकार थे, एम के स्टालिन के, कई फाइलों को उन्होंने रोक दिया था, तो उसके खिलाफ केंद्र में शिकायतें हुई थी, यहां तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट को, जो आखिर वो समय का निर्धारण कैसे हो जो राज्यपाल कितने फाइलों को कितने दिनों तक रोक के रख सकता है। यानी मामला उनके खिलाफ तब भी उठा था और मामला आर.एन. रवि के खिलाफ अब पश्चिम बंगाल में भी उठ रहा है। जो आखिर उन्होंने क्या वो अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम रहे? क्या राज्यपाल के पास बतौर संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्य में फैसले लेने का अधिकार, जब चुनाव प्रक्रिया जारी थी तब उस दौरान क्या उनके पक्ष में या उनके पास संविधान के अनुरूप निर्णय लेने की क्षमता थी, अधिकार थे या नहीं? सवाल इस पे भी उठेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप पूरे मामले को लेकर के, खासकर दोनों ही राज्यपाल, चाहे वो तमिलनाडु के हों चाहे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हों, उन दोनों की भूमिका को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लेकिन हमारी कोशिश उस पेचीदगियों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की थी, जो राज्यपाल की भूमिका क्यों एक पक्षीय होती जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विकास, मैं हूं शैलेंद्र। इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, शुक्रिया।